Hello everyone, welcome back to my channel Psychology की पाठशाला and I am back with another important lecture Lazarus theory of emotion जो कि आपके UGC नेट सिलेबस में theories of emotion में दिया हुआ है। अगर आप मेरे पहले के वीडियोस में देखो तो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस, मैंने जेम्स लैंजे, कैनन बार्ड, स्कैटर सिंगर ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ये सेकंड लास्ट थ्योरी है, दैट इज़ द लजारस थ्योरी ऑफ इमोशन, एंड आफ्टर दिस आई विल बी ब्रिंगिंग द लिंसले थ्योरी ऑफ इमोशन, राइट। एंड उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे पर्सनैलिटी। जितनी पर्सनालिटी थ्योरीज़ हैं, आप सारी पर्सनालिटी थ्योरीज़ को कवर अप कर सकते हो मेरे लेक्चर सीरीज़ से। सो राइट, तो ऑफ कोर्स मैं वीडियो थोड़े दिन बाद लेकर आ रही हूँ ड्यू टू सर्टेन इश्यूज़, एंड अगर पीछे कोई वॉइस हो तो प्लीज़ उसे अवॉइड करना। यू कैन वैसे तो यू कैन हियर माई वॉइस वेरी वेरी क्लियरली, आप सुन पाएंगे, राइट, बट सॉरी फॉर एनी इनकन्वीनियंस। सो अगर मेरा चैनल आप को अच्छा लग रहा है, अगर आपको मेरे चैनल से काफ़ी सारी चीज़ें समझ आ रही है, तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कर दीजिएगा, एंड ऑफ कोर्स लाइक भी करिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम आगे बढ़ते हैं एंड डिस्कस करते हैं थ्योरी ऑफ इमोशंस लजारस की। तो जो साइकोलॉजिस्ट रिचार्ड लजारस थे, उन्होंने आर्नोल्ड के वर्क को जो है अडाप्ट किया था, ठीक है, अपने कॉग्निटिव मीडिएशनल थ्योरी को बनाने में। यानी लजारस की कौन सी थ्योरी ऑफ इमोशन थी? लजारस की थ्योरी को हम कॉग्निटिव मीडिएशनल थ्योरी भी बोलते हैं, राइट। सो इन्होंने अपने वर्क ये कहा था कि इमोशंस जो होते हैं वो हमारे स्टिमुलस के अप्रेजल से डिटरमिन होते हैं। Our emotions are determined by our appraisal of the stimulus. Now what is appraisal? देखिए, cognitive appraisal अगर आपने देखा सुना होगा तो of course लजारस ने ही cognitive appraisal बताया था, दिया था ये वर्ड। एंड cognitive appraisal का मतलब होता है कि हम उस सिचुएशन को किस तरीके से देखते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, अप्रेज करते हैं। अब अप्रेजल हम कर सकते हैं, पॉजिटिव अप्रेजल कर सकते हैं, नेगेटिव अप्रेजल भी कर सकते हैं, है ना। तो हम उस सिचुएशन को पॉजिटिवली ले रहे हैं, नेगेटिवली ले रहे हैं, ये हम पर निर्भर करता है और उस पर ही हमारा इमोशन डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा भी होता है कभी कभी कि हमको किसी ने क्रिटिसाइज कर लिया हो, तो कुछ लोग होते हैं जो उसको उस सिचुएशन को अप्रेज करते हैं पॉजिटिवली कि चलो ठीक है, क्रिटिसिज्म मिला बट नेक्स्ट टाइम हम इसे और बेहतर बनाएंगे। और कुछ लोग उसे नेगेटिवली ले लेते हैं कि नहीं, ये इसने कैसे ये बोल दिया, और ये वो, उसमें हमारा दिमाग लग जाता है, उस हिसाब से हम चीज़ों को अप्रेज करते हैं। तो इन्होंने बोला कि द इमोशंस आर डिटरमिन्ड बाय आवर अप्रेजल ऑफ द स्टिमुलस, राइट। कॉग्निशन क्या है? हमारी सोच, हमारी थिंकिंग, हम कैसे चीज़ों को इंटरप्रेट कर रहे हैं, ये भी तो यही कॉग्निशन है ना। तो कोई भी अगर हम कुछ भी सिचुएशन को देखते हैं तो ऑफकोर्स सबसे पहले क्या आता है, हम अपने दिमाग में उन चीज़ों को सोचते हैं, राइट। तो उन्होंने बोला कि जो स्टिमुलस और जो हमारा इमोशनल रिस्पॉन्स होता है, इसके बीच में क्या आता है? अप्रेजल आता है। So this appraisal mediates between the stimulus and the emotional response, कि जो भी stimulus होगा और जो भी मेरा emotional response होगा, उन दोनों के बीच में मेरा appraisal आएगा, right? और वो immediate होता है और mostly unconscious होता है। ये भी बहुत ज़रूरी है याद रखना कि ये immediate और unconscious होता है, right? ऐसा नहीं है कि हम उसके लिए बैठ के 10 मिनट सोच रहे, 10 घंटा सोच रहे, उसके बाद हम इमोशन आ रहा मेरे अंदर। नो, दिस इज इमीडिएट एंड मोस्टली अनकॉन्शियस होता है। तो अगर हम स्कैटर सिंगर की थ्योरी ऑफ इमोशन में देखें, जो कहता है कि इमोशन इज एन आउटकम ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन अराउजल एंड कॉग्निशन। स्कैटर सिंगर की थ्योरी अगर आप देखोगे तो आप उसमें, ये मेरा लेक्चर सुनना, उसमें मैंने ये बताया है कि इमोशन को स्कैटर सिंगर ने बोला कि ये फिजियोलॉजिकल अराउजल एंड कॉग्निशन का एक आउटकम होता है, इन दोनों के बीच के इंट्रैक्शन का। लेकिन लजारस ने बोला कि अप्रेजल प्रीसीड्स द कॉग्निटिव लेबलिंग, मतलब कॉग्निटिव लेबलिंग के पहले अप्रेजल आता है। सबसे पहले हम सिचुएशन को अप्रेज करते हैं और उसके बाद ही हम सिचुएशन को लेबल करते हैं। और फिर साइमल्टेनियसली फिजियोलॉजिकल अराउजल भी होता है एंड इमोशन भी होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात लजारस की थ्योरी में यही थी कि द कॉग्निटिव अप्रेजल प्रीसीड्स द कॉग्निटिव लेबलिंग ऑफ इमोशन। यानी लेबल
कि पहले हम अप्रेजल करते हैं, हम उस सिचुएशन को देखते हैं, इंटरप्रेट करते हैं उस स्टिमुलस को, राइट। और ग्रेटा सिंगर ने क्या कहा था कि इमोशन इज एन आउटकम बिटवीन द इंटरैक्शन ऑफ अराउज फिजियोलॉजिकल अराउजल एंड कॉग्निशन. So they propose that emotions are extracted from our appraisal. अगेन वही चीज़ है कि इमोशंस जो हैं वो हमारे अप्रेजल से एक्सट्रैक्ट होते हैं. यानी अप्रेजल क्या हो सकता है? हमारा इवेलुएशन हो सकते हैं, हमारा इंटरप्रिटेशन हो सकता है, हमारा एक्सप्लेनेशन हो सकता है उस इवेंट को लेकर, राइट. हम कुछ भी अपने मन में कुछ बनाने से पहले हम क्या करते हैं? हम उसे इवेलुएट करते हैं, हम उसे इंटरप्रेट करते हैं, या फिर हम अपना एक्सप्लेनेशन देते हैं. सो द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अप्रेजल थ्योरी इज दैट इट अकाउंट्स फॉर इंडिविजुअल वेरिएबिलिटी इन इमोशनल रिएक्शंस टू द सेम इवेंट. अब इस लाइन को समझना कि इस लाइन को देखो, ये लाइन क्या बोलती है कि द अप्रेजल थ्योरी क्या कहता है कि इट अकाउंट्स फॉर इंडिविजुअल वेरिएबिलिटी. क्यों? क्योंकि ऐसा हो, इंडिविजुअल वेरिएबिलिटी का क्या मतलब होता है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन अप्रेजल. किसी को सेम इवेंट पॉजिटिवली ले सकता है, पॉजिटिवली उसे डिनोट कर सकता है, कोई उसी इवेंट को नेगेटिवली डिनोट कर सकता है. जैसे मान लो आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन आई, तो हो सकता है वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं. कुछ लोग होते हैं जो उसी सिचुएशन को कामली हैंडल करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो पैनिक हो जाते हैं. तो यहाँ पे क्या आया? यहाँ पर इवेंट सेम है लेकिन इंडिविजुअल वेरिएबिलिटी है उनके इमोशनल रिएक्शंस में. कुछ का इमोशनल रिएक्शन जो है वो थोड़ा काम है, कुछ का इमोशनल रिएक्शन बहुत ज़्यादा पैनिक है. तो यहाँ पर क्या हो गया? इंडिविजुअल वेरिएबिलिटी हो गई. सो द सेंट्रल क्वेश्चन जो अप्रेजल थ्योरी आंसर करना चाहती है वो क्या है कि व्हाई डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट परसेप्शन एंड इमोशनल रिएक्शन टू सेम सिचुएशन. तो अप्रेजल थ्योरी यही चीज़ आंसर करती है, वो व्हाई को आंसर करती है कि क्यों कुछ डिफरेंट लोगों का डिफरेंट परसेप्शन और इमोशनल रिएक्शन होता है उसी सेम सिचुएशन के लिए, राइट. तो लजारस थ्योरी बोलती है कि सबसे पहले क्या आता है? एक थॉट आता है. किसी भी इमोशन, किसी भी अराउजल से पहले हमारे अंदर थॉट आता है. यानी पहले हम उस सिचुएशन के बारे में सोचते हैं इससे पहले कि हम कोई इमोशन को एक्सपीरियंस करें. जैसे मान लो कि हम एक जगह पे वॉक कर रहे हैं नाइट में, हमें फुटस्टेप्स सुनाई दे रहे हैं अपने पीछे, तो हम ये भी सोच सकते हैं कि इट मे बी अ मगर. तो हम ट्रेम्बल करने लग जाते हैं, या हमारा हार्ट बहुत तेजी फास्टर बीट करने लगता है, और उसी टाइम पे हम फियर एक्सपीरियंस करते हैं, है ना. तो पहले हम उस सिचुएशन के बारे में सोचते हैं और तभी हम किसी इमोशन को एक्सपीरियंस करते हैं. तो ये लजारस का थ्योरी था कि हम पहले अप्रेज करते हैं. सो लजारस ने मल्टी डायमेंशनल अप्रेजल थ्योरी ऑफ इमोशन दी थी, जहाँ पे उन्होंने बोला दैट अप्रेजल इज एन इवोल्यूशन ऑफ एन एक्सटर्नल इवेंट. कि अप्रेजल क्या है? एक एक्सटर्नल इवेंट का अप्रेजल इमोशन है. अब ये लजारस की थ्योरी को, उनके थ्योरी ऑफ इमोशन को हम यू कैन ब्रेक डाउन इनटू अ सीक्वेंस. क्या सीक्वेंस है? कॉग्निटिव अप्रेजल, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स एंड एक्शन. तो लजारस endeavored टू आंसर 2 क्वेश्चन. नेचर ऑफ अप्रेजल, राइट, जो कि इमोशनल रिएक्शन को ला रहा है, और उसके एंटीसीडेंट कंडीशन क्या होते हैं उस अप्रेजल के. मतलब हम अगर किसी सिचुएशन को पॉजिटिव नेगेटिव मान रहे हैं तो कैसे मान रहे हैं, क्यों. सो इसका जब हम आंसर कर लेते हैं तो इट विल हेल्प अस अंडरस्टैंड कि इमोशन क्या है, क्यों हमें सर्टेन सिचुएशंस में अप्रेजल होते हैं, और क्यों इमोशनल रिएक्शन जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है उसी सेम सिचुएशन में, सेम इवेंट में. सो लजारस आर्ग्यूड कि जो कॉग्निटिव एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है हमारे इमोशनल कॉन्टेक्स्ट को इंटरप्रेट करने के लिए, वो कॉन्शियस हो सकती है, अनकॉन्शियस हो सकती है, और कंसेप्चुअल प्रोसेसिंग हो सकता है कि हमने कंसेप्चुअली उसके बारे में सोचा है, ना सोचा है. सो ही स्ट्रेस्ड दैट द क्वालिटी एंड इंटेंसिटी ऑफ इमोशंस आर कंट्रोल्ड थ्रू कॉग्निटिव प्रोसेस. कि किस तरीके का एक्सपीरियंस की क्या क्वालिटी है, कितने इंटेंसिटी से वो इमोशन हमने एक्सपीरियंस किया है, ये जो है हमारे कॉग्निटिव प्रोसेसेस पे होता है, जो कि मीडिएट करता है रिलेशनशिप को बिटवीन द पर्सन एंड द एनवायरनमेंट. पर्सन एंड एनवायरनमेंट के बीच में कौन मीडिएट कर रहा है? अप्रेजल, थ्रू द कोपिंग स्ट्रेटजीज, और वो इमोशनल रिएक्शन का एक बेसिस फॉर्म करता है. द स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ अप्रेजल.
सो इन्होंने इनके मॉडल को स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ अप्रेजल भी बोलते हैं. द स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ अप्रेजल हेल्प्स टू एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन अप्रेजल एंड द इमोशन दे एलिसिट. मतलब ये क्या बताने की कोशिश करता है कि अप्रेजल्स एंड इमोशंस के बीच का क्या रिलेशन है. दिस इज एक्सप्लेन बाय द स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ अप्रेजल. सो ये बेसिकली एग्जामिन करता है अप्रेजल प्रोसेसेस को, एज वेल एज किस तरीके से अलग अलग अप्रेजल जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं कि हम कौन सा इमोशन एक्सपीरियंस करते हैं. राइट. सो बेसिकली ये अलाउ करता है इंडिविजुअल कंपोनेंट को, अप्रेजल प्रोसेस को, कि हम इंडिविजुअल कंपोनेंट को डिटरमाइन करें. राइट. सो दिस मॉडल अलाउज फॉर द इवेल्युएशन ऑफ हाउ एंड वेयर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये बताता है कि किस तरह से और कहाँ पर अप्रेजल प्रोसेस जो है वो डिफर करता है अलग अलग इमोशंस के लिए. सो अकॉर्डिंग टू द लजारस, theories of emotion involve relational aspect, motivational aspect and cognitive aspect. तो लजारस ने बोला कि जो theories of emotion होती है उसमें कहीं ना कहीं तीन एस्पेक्ट लाई करते हैं, रिलेशनल, मोटिवेशनल एंड कॉग्निटिव. रिलेशनल क्या है कि पर्सन और एनवायरनमेंट के बीच में क्या रिलेशनशिप है, और ये बोलते हैं कि इमोशंस ऑलवेज इन्वॉल्व एन इंट्रैक्शन बिटवीन द टू. So this relational aspects basically talk about the relation between the person and the environment. कि किस तरीके की रिलेशनशिप एक पर्सन और एनवायरनमेंट के बीच में है, और इमोशन जो है वो कब आएगा, जब इन दोनों का इंटरेक्शन होता है, पर्सन एंड एनवायरनमेंट का. मोटिवेशनल क्या है कि अपने गोल के स्टेटस को जब हम असेस करते हैं, and it is the aspect of the evolution of the situation in which a person determines how relevant the situation is to his or her goals. उसके गोल को पाने के लिए कितनी रेलिवेंट वो सिचुएशन है, ये मोटिवेशनल एस्पेक्ट है. और कॉग्निटिव क्या है कि हम सिचुएशन को अप्रेस करते हैं, हम इसको या फिर हम इवेलुएट करते हैं कि कितना रेलिवेंट, कितना सिग्निफिकेंट वो सिचुएशन है एक लाइफ के लिए. So Lazarus suggests that different emotions are elicited when situations are evaluated differently according to these three categories. तो उन्होंने कहा कि अलग अलग, अगर हम इन तीनों एस्पेक्ट से देखेंगे तो अलग अलग इमोशन एलिसिट होंगे जब सिचुएशंस को हम डिफरेंटली इवेलुएट करेंगे. राइट. सो लजारस ने दो टाइप के अप्रेजल को भी बताया था. प्राइमरी अप्रेजल जो कि उस इवेंट की मीनिंग को बताता है या वो इवेंट कितना सिग्निफिकेंस था. सेकेंडरी अप्रेजल कि हम उस इवेंट में हमारे अंदर कितनी एबिलिटी है कि हम उस सिचुएशन से कोप कर पाएँ, उसके कॉन्सिक्वेंसेस से कोप कर पाएँ. राइट. तो लजारस ने प्राइमरी अप्रेजल को बताया एज द जजमेंट अबाउट द डिग्री ऑफ पोटेंशियल हार्म और थ्रेट टू वेलबीइंग दैट अ स्ट्रेसर माइट इंट्रोड्यूस. कि हम पहले ये अप्रेस करते हैं कि वो जो पर्टिकुलर सिचुएशन है वो मेरे लिए कितना थ्रेट या कितना हार्म लेकर आ रही है, इसको, ये प्राइमरी अप्रेजल है. लेकिन सेकेंडरी अप्रेजल क्या है? सेकेंडरी अप्रेजल मीन्स कि वो सिचुएशन, वो हमारे अंदर कितनी कैपेबिलिटी है उस सिचुएशन या कॉन्सिक्वेंस से कोप करने की, या मेरे पास क्या ऑप्शंस है उस स्ट्रेसर के साथ कोप करने का. तो जब हम ये परसीव करते हैं कि कोई थ्रेट है, मतलब सबसे पहले तो प्राइमरी अप्रेजल है, हमने परसीव किया कि कोई थ्रेट है. जब हम ये परसीव करते हैं कि देयर इज़ अ थ्रेट, सेकेंडरी पे हम अप्रेज करते हैं कि हम किस तरीके से उसको कोप कर सकते हैं, मेरी कितनी एबिलिटी है. राइट. लाइक फॉर एग्जाम्पल, राइट. सो लजारस ने ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी अप्रेजल के बारे में बताया था. अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर इनकी थ्योरी को हम इस चार्ट से समझें तो एक स्ट्रेसर है. अब प्राइमरी अप्रेजल हम पहले करते हैं. राइट. प्राइमरी अप्रेजल किस फॉर्म में करेंगे, क्या ये मेरे लिए एक चैलेंज है या क्या ये मेरे लिए एक थ्रेट है. जब हमने प्राइमरी, अब देखो, जब हम अप्रेजल को चैलेंज के फॉर्म में देखते हैं तो हमारे अंदर एक पोटेंशियल होता है कि हम और ग्रोथ करेंगे या हमें और गेन होगा. लेकिन जब हम उसे एक थ्रेट की तरह देखते हैं तो हमें ऐसा हम उसको ये सोचते हैं कि वो हमें हार्म करेगा, हमें कुछ लॉस हो जाएगा.
या किसी तरीके के नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हमें फेस करने पड़ेंगे, राइट। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कि अगर हम उस प्राइमरी अप्रेजल को चैलेंज मान रहे हैं, थ्रेट मान रहे हैं। जब हम उसे एज अ चैलेंज देखते हैं तो हमें लगता है कि हमें कहीं ना कहीं कोई गेन या कोई ग्रोथ मिलेगी, और जब हम उसे एज अ थ्रेट देखते हैं तो हमें लगता है कि इट में लीड टू हार्म, या कोई लॉस होगा, या कोई नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस होंगे। जब हम उसे एज अ थ्रेट देखेंगे तब हम सेकेंडरी अप्रेजल को फेस करेंगे, यानी पोटेंशियल ऑप्शंस देखेंगे कि किस तरीके से हम इस हार्म से बच सकते हैं, और हम देखेंगे कि वो कितना इफेक्टिव है। इफेक्टिव ऑप्शंस जब हम लेंगे तो हमें लो थ्रेट होगा, जब हम इनइफेक्टिव या नो ऑप्शन लेंगे तो हाई थ्रेट होगा। सो ऑफकोर्स जब हम किसी सिचुएशन में हमें लग रहा है कि कोई गेन होगा, कोई ग्रोथ होगी, तो हम उसके लिए कभी भी उसको हटाने के लिए कोई ऑप्शन नहीं देखते हैं जनरली। बट व्हेन वी सी समथिंग एज अ हार्म, तभी हम उसके सेकेंडरी अप्रेजल तक जाते हैं, राइट। सो अगर हम यहाँ पे फिर से रिवाइज करें सारी थ्योरीज को, तो जेम्स लैंजे बोलते हैं कि सबसे पहले हमें अराउजल होता है, फिजियोलॉजिकल अराउजल होता है, जैसे हमारा हार्ट पाउंड होगा, स्वेटिंग होगी, फिर हम इमोशन को एक्सपीरियंस करेंगे। ये जेम्स लैंजे की थ्योरी थी। अगर हम कैरन बार्ट की थ्योरी को रिवाइज करें तो उन्होंने बोला कि फिजियोलॉजिकल अराउजल एंड एक्सपीरियंस ऑफ इमोशन दोनों एक साथ होता है। स्कैटर सिंगर ने क्या बोला कि अराउजल होगा जब हार्ट पाउंड होगा, पहले हम उसकी कॉग्निटिव लेबलिंग करेंगे, यानी फिजियोलॉजिकल अराउजल एंड कॉग्निटिव लेबलिंग अकर्स एट द सेम टाइम एंड देन वी एक्सपीरियंस द इमोशन। और वहीं पर लजारस की कॉग्निटिव मीडिएशनल थ्योरी कहती है कि अराउजल होगा, अप्रेजल होगा, और साथ में हमें अराउजल और इमोशनल एक्सपीरियंस होगा। तो ये चारों थ्योरीज है, राइट। सो considering sari theories, this is the gist of all the theories. You can go in my lecture series, I'll post the description, a link in the description box also. You can directly go from there and watch the video. So again, this was all about the cognitive mediational theory of Lazarus. Lazarus की emotional theory यही है, इतना ही इसमें जानना है। तो इससे एक थ्योरी से, इसी थ्योरी से एक क्वेश्चन आया था। इट वाज आस्क्ड इन जून 2020, शिफ्ट 1 सेट 1 में आया था, जो कि सितंबर में हुआ था। अकॉर्डिंग टू लजारस, व्हाट कम्स बिटवीन द स्टिमुलस एंड इमोशनल रिस्पॉन्स टू दैट स्टिमुलस टू मीडिएट। तो इन्होंने बोला कि स्टिमुलस और इमोशनल रिस्पॉन्स के बीच में क्या आता है मीडिएट करने के लिए, व्हाट मीडिएट्स। सो अकॉर्डिंग, अगर ये थ्योरी आपको समझ आ गई है, सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज कॉग्निटिव अप्रेजल, राइट। कि कॉग्निटिव अप्रेजल आता है, मीडिएट करता है बिटवीन द स्टिमुलस एंड द इमोशनल रिस्पॉन्स अकॉर्डिंग टू द लजारस थ्योरी ऑफ इमोशन विच इज ऑल्सो नोन एज कॉग्निटिव मीडिएशनल थ्योरी ऑफ इमोशन। तो ये क्वेश्चन आया था, दैट इज वाई आई ब्रॉट दिस क्वेश्चन, कि इस थ्योरी के बाद अगर आप इसको सॉल्व करें तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा। ऑल्सो देयर इज वन क्वेश्चन जो कि VIA क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ से आया है, कि कौन से कैरेक्टर स्ट्रेंथ्स को VIA क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ्स में यूज किया गया है, क्रिएटिविटी, फॉरगिवनेस, रेजिलियंस या प्रूडेंस। तो किसको यूज किया गया है? ऑफ कोर्स क्रिएटिविटी, फॉरगिवनेस एंड प्रूडेंस। रेजिलियंस जो है वो VIA क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ्स में नहीं आता है। रेजिलियंस मीन्स बाउंसिंग बैक टू अ सिचुएशन, कोपिंग विद द सिचुएशन। ये रेजिलियंस पर भी पूरा टॉपिक डिस्कस्ड है, दैट लिंक ऑल्सो आई विल शेयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन गो एंड वॉच इट। तो VIA क्लासिफिकेशन भी, VIA क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ, कैरेक्टर स्ट्रेंथ भी है, वर्च्यूज भी है, उसका टॉपिक भी आई विल शेयर इन द लिंक। बट यहाँ पर आप देख सकते हो कि उन्होंने विजडम, VIA क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ में विजडम, करेज, ह्यूमैनिटी, ट्रांसिडेंट, जस्टिस एंड मॉडरेशन है, और उसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं, राइट। सो आई हैव ब्रॉट, मैंने यहाँ पर भी पेस्ट कर दिया है, दैट इफ़ यू फॉरगेट, अगर आपने मेरा वीडियो देखा है और आप भूल गए हैं, यू कैन कॉपी फ्रॉम हियर, आप देख सकते हो। बट इफ़ यू हैवेंट वॉच्ड द वीडियो, गो एंड वॉच दैट वीडियो, क्योंकि ये भी ज़रूरी है, राइट। सो ये दो क्वेश्चंस मुझे दिखे जो कि लजारस की थ्योरी से बेस्ड थे, विच इज़ इटसेल्फ दिस थ्योरी एंड VIA क्लासिफिकेशन, जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, जो आपकी यूनिट 10 से क्वेश्चन पूछा गया है, राइट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द लजारस थ्योरी ऑफ इमोशन। अब आपका सिर्फ एक थ्योरी बचा है,
लिंसले थ्योरी ऑफ इमोशन, दैट ऑल्सो आई विल बी शेयरिंग विद इन 2 or 3 days फॉर श्योर, सो दैट मैं इमोशन का जो सीरीज़ है वो ख़त्म कर दूँ, राइट। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इफ़ यू गेट सम नॉलेज, प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट।